नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तथा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है अभ्रक को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी अभ्रक होता है माइका, उसको किसके रूप में वर्गीकृत करते हैं? ऑप्शन ए ठोस चालक पदार्थ के रूप में, ऑप्शन बी तरल विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में, ऑप्शन सी गैस विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में, ऑप्शन डी ठोस विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो अभ्रक होता है वह क्या होता है? इंसुलेटेड है ना, ये होता है इंसुलेटेड, यानी कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? ये होता है विद्युत रोधी, लेकिन कौन सा होता है? ठोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्लास्टिक आते हैं, प्लास्टिक हो गया, एक हो गया माइका, एक हो गया एस्बेस्टस, ये इसके अंतर्गत आते हैं जो कि विद्युत रोधी इंसुलेटेड पदार्थ होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है IGBT किस प्रकार की युक्ति है। ये आपको बताना है जो IGBT होती है वह किस प्रकार की युक्ति होती है। ऑप्शन ए अर्ध नियंत्रित, ऑप्शन बी अर्ध नियंत्रित, ऑप्शन सी अनियंत्रित, ऑप्शन डी पूर्णतः नियंत्रित। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी फुली कंट्रोल्ड, यानी यह पूर्णतः नियंत्रित होती है। तो आप सबको ध्यान रखना है जो IGBT होता है इसके अंतर्गत क्या होता है? एक तो होता है कलेक्टर, एक होता है कलेक्टर, एक होता है गेट, एक होता है, आप सभी को ध्यान रखना है एमीटर, यानी कि ई इसके अंतर्गत होता है। जो और NPN और PNP ट्रांजिस्टर होता है इसमें क्या होता है? गेट की जगह उसमें बेस होता है, ये इसके अंतर्गत चेंज होता है। यानी कि जो IGBT होता है इसमें गेट होता है और NPN और PNP जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके अंतर्गत बेस होता है। और आप सभी को ध्यान रखना है जो IGBT होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। इंसुलेटेड, यानी कि ये होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर, यहाँ पर होता है बी का मतलब बाइपोलर और टी का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। IGBT होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है और इसके अंतर्गत बेस की जगह पर गेट होता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये कौन सी होती है? यह पूर्णतः नियंत्रित युक्ति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है हेवी ड्यूटी वाले PVC पावर केबल का वोल्टता स्तर होता है। जो हेवी ड्यूटी वाले PVC पावर केबल होते हैं उनका वोल्टता स्तर कितना होता है? ऑप्शन ए 1000/3000 वोल्टेज, ऑप्शन बी 7000 बाई 1200 वोल्टेज, ऑप्शन सी 650 बाई 1100 वोल्टेज, ऑप्शन डी 550 से 1000 वोल्टेज होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है जो हेवी ड्यूटी वाले PVC पावर केबल होते हैं वह 650 बाई 1100 वोल्टेज के होते हैं। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है, यानी कि जो ओम के नियम के अनुसार कौन सा संबंध गलत है ये आपको बताना है। यदि वोल्टेज V होता है और प्रतिरोध R से होकर प्रवाहित धारा I होती है तो आपको ध्यान रखना है V बराबर क्या होता है? आप सबको पता है V बराबर IR होता है। तो ये इसका सूत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये तो सही हो जाएगा और इसमें R बराबर निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो R बराबर हो गया V/I। तो इसमें क्या दे रखा है? R बराबर V/I ये दे रखा है यहाँ पर, तो ये तो सही हो जाएगा। और इसमें क्या दे रखा है? R बराबर I/V, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत संबंध है वह ए है, यानी कि I बराबर निकालेंगे तो I बराबर किससे क्या निकलेगा? V/R, जो कि I बराबर निकल आएगा। ये भी सही है और ये भी B भी सही है और D भी सही है, तो इसमें A गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान लगने वाली सामान्य चोट होती है। जो वेल्डिंग करते हैं उसके दौरान लगने वाली सामान्य चोट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लॉथिंग, ऑप्शन बी बर्न्स, ऑप्शन सी शॉक, ऑप्शन डी ब्लीडिंग। तो आपको ध्यान रखना है जो वेल्डिंग के दौरान जो चोट लगती है उसे हम बर्न्स कहते हैं, यानी कि जलना कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लोड पर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त होती है, यानी कि जो लोड पर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है वह कब होती है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो आप सभी को याद भी है इसका, यानी कि जो ताम्र हानि बराबर लोहानी या क्रोड हानि होती है, ये बराबर होती है। तो इसमें
जो दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की वह अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर लॉसेज बराबर कोर लॉसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है लेड एसिड सेल के पूर्ण आवेशन का निर्धारण से किया जा सकता है, यानी कि जो लेड एसिड सेल होता है इसके पूर्ण आवेशन का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोलिक के द्वारा, ऑप्शन बी गैसिंग के द्वारा, ऑप्शन सी फ्यूमिंग के द्वारा, ऑप्शन डी इमेजिंग के द्वारा। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो लेड एसिड सेल होता है वह पूर्ण आवेशित होता है, तो उसमें जो बुलबुले होते हैं वो बाहर निकलते हैं, यानी कि बुलबुले इसमें बाहर निकलते हैं, यानी कि उसमें गैस बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी गैसिंग से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जो एक लेड एसिड सेल होता है उसका पूर्ण चार्ज होने पर वोल्टेज कितना हो जाता है? 2.2 वोल्टेज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस परीक्षण में दो समान सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो दो समान सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में करते हैं? ऑप्शन ए खुला परिपथ परीक्षण, ऑप्शन बी स्मिनर परीक्षण, ऑप्शन सी वार्ड लियोनार्ड परीक्षण, ऑप्शन डी लघु परिपथ परीक्षण। तो आप सबको ध्यान रखना है, दो समान सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग हम संपन्नर परीक्षण के लिए करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर संपन्नर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और आप सबको ध्यान रखना है, जो खुला पथ परीक्षण करते हैं वो किसके लिए किया जाता है? यह लोहानी ज्ञात करने के लिए हम खुला पथ परीक्षण करते हैं, और जो ताम्रहानि ज्ञात करते हैं वह हम करते हैं लघु पथ परीक्षण, यानी लघु परिपथ परीक्षण के द्वारा हम ताम्रहानि ज्ञात करते हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पिनर परीक्षण के द्वारा हम दो समान सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स की सही परिभाषा क्या है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो कोई चुंबक होती है उसके चारों ओर जो बल रेखाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक चुंबक के चारों ओर जो बल रेखा होती है उनकी कुल संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कोव लाइटिंग का प्रयोग में किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हमने कभी सुने भी नहीं होंगे, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कोव लाइटिंग होती है इसका प्रयोग किस में करते हैं? ऑप्शन ए फ्लैश सेलिंग लाइट, ऑप्शन बी स्ट्रीट लाइट, ऑप्शन सी स्टेडियम लाइट, ऑप्शन डी नॉर्मल CFL लाइट। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो कोव लाइटिंग होती है इसका उपयोग हम फॉल्स सीलिंग लाइट्स में कोव लाइटिंग का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक DC कंपाउंड मोटर का चुंबकीय अभिलक्षण के बीच खींचा जाता है। तो आप सबको बताना है, जो एक DC कंपाउंड मोटर होता है उसका चुंबकीय अभिलक्षण किसके बीच खींचते हैं? तो आप सबको ध्यान रखना है, इसको हम फ्लक्स और क्षेत्र धारा के बीच में खींचते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्लक्स और फील्ड करंट के बीच में एक DC कंपाउंड मोटर का चुंबकीय अभिलक्षण खींचा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होती है। जो आपको बताना है, जो एस्बेस्टस होता है इसकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 से 8 किलो वोल्ट पर mm, ऑप्शन बी 13 से 16 किलो वोल्ट पर mm, ऑप्शन सी 3 से 4.5 किलो वोल्ट पर mm, ऑप्शन डी 9 से 12 किलो वोल्ट पर mm। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 से 4.5 किलोवाट पर mm, जो कि एस्बेस्टस की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक फ्यूज एलिमेंट पदार्थ के पास निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। जो एक फ्यूज होता है एलिमेंट, उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो आप सबको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए लो ओमिक नियम यानी निम्न ओमे हानि, ऑप्शन बी अधिक चालकता, ऑप्शन सी अधिक लागत, ऑप्शन डी निम्न गलनांक। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन सही दिख रहा है मन को, यानी कि जो फ्यूज एलिमेंट होता है उसकी हाई कॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उसका निम्न गलनांक होना चाहिए, उसमें अधिक चालकता होनी चाहिए और उसमें निम्न हानि होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है छह बैंड कलर कोड, यानी कि 6 बैंड का कलर कोड है प्रतिरोध में, इसमें से कोड को देखकर कौन सी अतिरिक्त जानकारी जोड़ी जाती है? जो अतिरिक्त जानकारी होती है वह किसकी जोड़ी जाती है? जो अन्य कलर
कोडेड बैंड ऑन प्रतिरोधों में नहीं होती है, यानी कि अन्य में वह चीज़ नहीं होती, केवल 6 बैंड कलर में ही वो लास्ट में आती है। ऑप्शन ए सहनशीलता, ऑप्शन बी आर्द्रता निर्धारण, ऑप्शन सी शक्ति निर्धारण, ऑप्शन डी ताप गुणांक। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक, जो कि 6 बैंड कलर में ही होता है और अन्य कलर बैंड में यह उपस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है जब फेरों की संख्या 900 और एम्पियर बर्थ 3600 है तो वलय के आकार की वायु कोर कुंडली से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या बताना है, इसमें धारा का मान क्या होगा? तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत एम एम एफ बराबर क्या होता है? एन आई, ये सूत्र होता है। इसके अंतर्गत अपन को फेरों की संख्या यानी कि एन का मान कितना दे रखा है? एन का मान दे रखा है 900, और एम्पियर बर्थ यानी एम्पियर टन है ये क्या है? एम एम एफ कितना दे रखा है? 3600 एम्पियर टन दे रखा है। तो अपन को क्या निकालना है इसमें? धारा आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालने के लिए क्या होगा? आई बराबर हो जाएगा एम एम एफ अपॉन एन, यानी कि एम एम एफ का मान कितना दे रखा है? 3600, और एन का मान कितना दे रखा है? 900। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 9 का भाग देंगे तो 4, यानी कि 4 एम्पियर की इसमें धारा बहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, तथा हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।